जब लोग मुसीबत में हो तो पुलिस काम आती है, लेकिन जब पुलिस ही मुसीबत में हो तो क्या हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस के एक ऐसे वर्ग की जो आरक्षी कहलाता है, यानी कि कांस्टेबल्स। और यही कांस्टेबल्स आजकल परेशान हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनका वेतन इन्हीं के डिपार्टमेंट के बाबू या उच्च अधिकारी रोक लेते हैं या कम देते हैं। हम आपको बता दें कि इन्हीं में से एक कांस्टेबल ने अपनी पहचान को छुपाते हुए हमें सब कुछ बताया। आप भी सुनिए। नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे निचले अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में। आज की सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, जब भी बात करती है अपने अच्छे कामों में इस बात का जरूर जिक्र करती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को संभाला हुआ है। और हम सभी जानते हैं कानून व्यवस्था के लिए सबसे जमीन पे सबसे निचले स्तर पे काम कौन कर रहा है। पुलिस विभाग के आरक्षी, मुख्य आरक्षी और उप निरीक्षक, निरीक्षक। लेकिन इन्हीं आरक्षियों की, जिनकी संख्या लगभग 2015, 16, 18, 19, 20, 21, 22 बैच के कुल मिला के लगभग 1 लाख आरक्षी ऐसे हैं जिनका वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें गड़बड़ी चल रही है। इस संबंध में कई बार आवाज़ उठाई गई, कई बार लोगों ने, इस विभाग के आरक्षियों ने आवाज़ उठाई, जिस पे रेट भी हुई है। आजमगढ़ में नियुक्त आरक्षी राहुल कुमार दुबे ने इस मामले में हाई कोर्ट में रिट भी की थी और उनका आदेश भी हुआ था। उसके बाद भी अभी तक पूरे प्रदेश में सभी आरक्षियों का वेतन वृद्धि सही नहीं हो पाया है, जिसके जिम्मेदार इस विभाग के उच्चाधिकारी और बाबू लोग हैं। ये सीधे सीधे मैं आपको मुद्दे पे ले आता हूँ। 2 दिसंबर 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 जारी की गई, जिसके आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली कुल मिलाकर 13 पेज की है, जिसके 12वें पृष्ठ पर भाग 7 में वेतन इत्यादि के संबंध में उल्लेख किया गया है, जहां बिंदु नंबर 24 में सीधे सीधे लिखा गया है कि फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से अस्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने परीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो और स्थायी भी कर दिया गया हो। इतने के बाद भी 2015 बैच के सिपाही जिनकी पासिंग आउट परेड एंड प्रशिक्षण 30 जून 2016 को पूर्ण हो गया है, आज भी उन्हें वेतन वृद्धि जनवरी 2017 से दी जा रही है, जो कि पूर्णतया गलत है, नियमानुसार गलत है। इस संबंध में और इसमें देखिए, ये आदेश है पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद का, पत्र संख्या है वह 09/2015, दिनांक 9 जून 2016, जिसमें साफ साफ कहा गया है, आदेश है कि दिनांक 30/6/2000 को उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड आयोजित कर उनकी नियुक्ति जनपदों के लिए प्रस्थान कराया जाएगा। जो ये स्पष्ट करता है कि 2015 बैच का जो प्रशिक्षण है वो 30 जून को पूर्ण हो चुका है। उसके बाद एक दूसरा आदेश आता है और वो भी मुख्यालय से आता है। ये है अमित चंद्राशर का साइन है, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण जो थे उस समय। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कृपया पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या DG 8
77/21/2016 दिनांक 25/6/2016 छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अलविदा की नमाज व ईद उल फितर के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आरटीसी से प्रशिक्षण रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस बल पीएससी प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 30/6 से दिनांक 7/7/2016 तक की अवधि के लिए जनपदों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि 2015 बैच के जो भी आरक्षी थे उस समय उन्होंने वो प्रशिक्षण पूर्ण करके अपने उसी जनपद में जिसमें वो प्रशिक्षण कर रहे थे उसी में उन्हें ड्यूटी के लिए भेज दिया गया, ईद उल नमाज ड्यूटी में, ईद उल फितर और शांति व्यवस्था ड्यूटी में। अब अगर किसी की ट्रेनिंग, किसी का प्रशिक्षण आप पूर्ण करा के उसे प्रशिक्षण केंद्र से आप ड्यूटी भेज देते हैं तो इसमें उस आरक्षक क्या गलती है या उस कर्मचारी की क्या गलती है? तो क्या उसे, जब वो सेवा नियमावली सीधे सीधे केवल प्रशिक्षण पूर्ण होने के संबंध में बात करती है, तब ये बाबू कहते हैं कि हम उस डेट को मानेंगे जिस दिनांक में इन्होंने आमद कराई है जनपद में। अब आमद के संबंध में एक बात और करनी है कि जब ये प्रशिक्षणार्थी इन्होंने अपने जेटीसी जनपद यानी नियुक्ति जनपद में 1 महीने का जेटीसी किया, जहाँ वहाँ से जब इनकी रवानगी हुई आरटीसी के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के पर, उसके बाद भी इनका जो वेतन आहरण होता था, उनका वेतन आहरित इनके नियुक्ति जनपद से ही हो रहा था, न कि प्रशिक्षण केंद्रों से दिया जा रहा था, जो कि ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि इनके ये जनपद के नियतन में थे, तभी तो नियुक्ति जनपद इन्हें वेतन आहरित कर रहा था। इस संबंध में पहली रिट की कांस्टेबल राहुल कुमार दुबे, जो कि आजमगढ़ में नियुक्त रहे, रिट संख्या है 83/36/2022, कांस्टेबल राहुल कुमार दुबे बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड 5 अदर्स में इसमें आदेश हुआ और राहुल कुमार दुबे को वेतन दिया गया। लेकिन उसी 2015 बैच के अन्य आरक्षियों को अभी पूरी तरीके से नहीं दिया जा रहा है और मुख्यालय के बाबू द्वारा इसको गुमराह किया जा रहा है और जनपद के बाबू द्वारा बार बार, जिससे कि इस सरकार की छवि धूमिल होती जा रही है, धूमिल हो रही है। 1 लाख परिवार का मतलब कम से कम 50 लाख वोट। और जो सरकार दम भरती है अच्छे कानून व्यवस्था का, उसी सरकार में इस कानून व्यवस्था को संभालने वाले सबसे निचले तबके आरक्षियों को इस तरीके से उच्च अधिकारियों और बाबुओं द्वारा गुमराह करके ये किया जा रहा है। और देखिए, ये मुख्यालय का पत्र है जो आरक्षी राहुल कुमार दुबे के मामले में ये लिखा गया है वित्त लेखा नियंत्रक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा। इसका पत्र संख्या है 21/5/33/2019-20 दिनांक जुलाई 5/2022। विषय है इसका रिट याचिका संख्या 83/36/2022 आरक्षी राहुल कुमार दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के संबंध में। इसमें वित्त लेखा नियंत्रक लिखते हैं कि कृपया अपने पत्र संख्या व 55/2022 दिनांक 20/6/2022 एवं पत्र संख्या व 33/2019 दिनांक 24/6/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त रिट याचिका में संक्षिप्त इतिहास एवं प्रस्तरवार टिप्पणी तैयार कर एवं 3 बिंदुओं प्रस्तुत करते हुए औपचारिक अनुमोदन इस पर दिशा निर्देश हेतु अनुरोध किया गया है। पहला है कि उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या 83/36/2022 आरक्षी राहुल कुमार दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध में आपके पत्र संख्या 24/6/2022 के द्वारा 3 बिंदुओं मांगे गए मार्गदर्शन के संबंध में अवगत कराना है कि बिंदु संख्या 1 व 2 के संबंध में कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि आरक्षी राहुल कुमार दुबे दिनांक 7/12/2015 को भर्ती हुए हैं। इनका प्रशिक्षण 30/6/2016 को पूर्ण हुआ है। ऐसी स्थिति में आरक्षक सेवा नियमावली दिनांक 2/12/2015 के नियम 24 एवं शासनादेश 22/12/2016 के अनुसार 1/7/2016 को प्रदान की गई वेतन वृद्धि सही है, क्योंकि उसने प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। दूसरा है बिंदु संख्या 3 के संबंध में अवगत कराना है कि नियमावली 2015 के भाग 6 के नियम 18 में उपबंधित नियम स्वतः स्पष्ट है, जिस पर किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। तो जब 2015 के बैच के ही राहुल कुमार दुबे को ये सुविधा मिल रही है तो अन्य आरक्षियों को क्यों नहीं? और इसमें नोएडा के भी आरक्षियों ने रिट की थी जिसपे उन्हें मिला है। नोएडा, अलीगढ़, हापुड़ और मुजफ्फरनगर के आरक्षियों ने रिट दाखिल की, जिसपे अभी तक शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि
8 हफ्ते में उन्हें राहुल दुबे के बराबर वेतन और एरियर प्रदान कर सूचित किया जाए। अभी इस पे चौथी रिट हुई है प्रयागराज, गाजीपुर, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर, अलीगढ़ के आरक्षियों द्वारा की गई है, जिसकी अभी डेट लगनी बाकी है। और इसमें बार बार गुमराह किया जा रहा है और इसके पूर्ण दोषी जानबूझ के इसको लटकाने का काम मुख्यालय के बाबू, वित्त लेखा नियंत्रक और जनपद वार बाबू और उच्चाधिकारी कर रहे हैं। इसी संबंध में दो बातें और कहनी है इन अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 2 साल पहले इन आरक्षियों के बीट में काम करने वाले आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों के लिए श्रम भत्ते की घोषणा हुई थी, जो आज तक प्रमाण नहीं चढ़ पाई है। मात्र कुछ जनपदों में 15-20% जनपदों में जो मिल रहा है, 80% जनपदों में श्रम भत्ता अभी तक नहीं मिला है। अब ये नहीं समझ में आता ये करके उच्चाधिकारी अपने राष्ट्रपति कर्मचारियों के मन में, उनके परिवार के मन में सरकार के प्रति क्या दिखाना चाहते हैं। इसको ये सरकार की नाकामी बता करके आने वाले चुनाव में आरक्षी और उसके परिवार वाले कोई मायने नहीं रखते? क्या वो वोट नहीं करेंगे अगर उन्हें उनका हक नहीं दिया जाएगा? इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष पुलिस स्मृति दिवस पर मोटरसाइकिल भत्ते की घोषणा की गई, जो आज तक एक भी जनपद में लागू नहीं हो पाई है। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदारों को पहचान कर उसकी कार्रवाई की उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या उच्चाधिकारियों को मुख्यालय स्तर पर जो बैठे हुए हैं उन्हें इस असफलता के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा? इसी तरीके से एक और आदेश है, अवकाश के मध्य, अंत एवं शुरुआत में पड़ने वाले अकार्य दिवसों में गस्टेड हॉलीडे के संबंध में है, जो कि उतने दिन की छुट्टी आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों की बढ़ जाती है। ये आपका है अनुभाग 1 शासनादेश संख्या 3/1979 कार्मिक 1 दिनांक अक्टूबर 10, 1979 का। यह है आकस्मिक अवकाश के आरंभ, मध्य या अंत में छुट्टियों या अन्य अकार्य दिवसों, नॉन वर्किंग डेज को न जोड़ा जाना। इसमें स्पष्ट किया गया है SD सिंह के एन सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कि कृपया आकस्मिक अवकाश के आरंभ अथवा अंत अथवा बीच में पड़ने वाले अकार्य दिवसों को छुट्टी की अवधि में न जोड़े जाने विषयक शासनादेश संख्या 3/1/1979 कार्मिक 1 दिनांक 18/10/1979, जिसकी प्रति आपको पुलिस मुख्यालय के संख्यक पृष्ठांकन 26/11/2079 द्वारा भेजी गई है, का अवलोकन करें। इन संबंध में शासन से निर्देश की अपेक्षा की गई थी। क्या उपरोक्त सुविधा पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगी, जिन्हें शासनादेश संख्या 7793/1/3/1979 दिनांक 7/12/1979 द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 माह के वेतन के बराबर मानदेय दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन ने इस संदर्भ में अपने अर्धशासकीय शासनादेश संख्या 966/8/1/81 दिनांक 17/3/1981 द्वारा यह सूचित किया है कि शासनादेश दिनांक 18/10/1979 के प्राविधान समान अपेक्षा की गई थी। क्या उपरोक्त सुविधा पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगी, जिन्हें शासनादेश संख्या 7793/1/3/1979 दिनांक 7/12/1979 द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 माह के वेतन के बराबर मानदेय दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन ने इस संदर्भ में अपने अर्धशासकीय शासनादेश संख्या 966/8/1/81 दिनांक 17/3/1981 द्वारा यह सूचित किया है कि शासनादेश दिनांक 18/10/1979 के प्राविधान समान रूप से समस्त कर्मचारियों पर लागू होगा, पुलिस विभाग से अलग नहीं है। उसके बाद भी अभी हाल ही में अनुभाग गोरखपुर, GRP अनुभाग गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।
यहाँ के एक आरक्षी द्वारा, जो कि आजमगढ़ से आए हैं, उनका नाम राहुल कुमार दुबे है, उनके द्वारा यह शासनादेश लगाकर सीएल मांगा गया था, पर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस शासनादेश को दरनिकार करते हुए उनकी छुट्टी मंजूर बिना इस शासनादेश के विपरीत केवल सीएल मंजूर की गई, जबकि उसके मध्य में 3 अकार्य दिवस पड़ रहे थे, उसका उपभोग करने का उनको अनुमति नहीं दी गई, जो कि सरासर एक संवैधानिक संस्था हमारे शासन द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है। तो क्या इन उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या लगातार इस तरीके की? अब ये आप पर निर्भर करता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ईशा उत्थान न्यूज।